प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा इसका गठन किया गया है, जिसमें इस अधिनियम में केंद्र सरकार को अधिकृत करती है अधिनियम कि वो केंद्र एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करे। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और स्टेट जो है, मतलब राज्य के निवेदन पर भी केंद्र सरकार राज्य न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है। स्टेट ट्रिब्यूनल केंद्र जो है, केंद्र के लिए जो है, केंद्र के कर्मचारियों के लिए कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राज्य के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ESAT। तो ये अधिनियम 1985 के द्वारा जो है एक अधिनियम बनाया गया, संसद ने एक अधिनियम बनाया 1985 में। तो इसमें जो है इसकी आवश्यकता हुई कि जो केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, क्योंकि न्यायालयों में बहुत भरमार हो जाती थी, हर डिस्प्यूट के लिए जो है न्यायालय आदमी को जाना पड़ता था। तो एक आवश्यकता इसकी हुई कि एक न्यायाधिकरण का स्थापना कर दिया जाए। तो संसद ने एक्ट जो है 1985 बनाया और 1985 के तहत जो है केंद्र सरकार को, यानी संघ सरकार को अधिनियम, इस अधिनियम में प्रावधान है कि उसका स्टेट ट्रिब्यूनल और कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करें। अच्छा, इसकी स्थापना इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि न्यायालयों का बोझ हल्का हो जाए। अच्छा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण में वो कर्मचारी आते हैं जिनका स्टेट का नियंत्रण हो, जिन कर्मचारियों अथवा निगमों, जिन सरकारी, अर्ध सरकारी निगम जिसपे जो है कंट्रोल यानी नियंत्रण सरकार का हो, तो उसपे जो है ये न्यायाधिकरण जो है उनके जो कर्मचारी हैं उसमें कोई डिस्प्यूट, सेवा संबंधी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको न्यायाधिकरण देखेगा, उसका निस्तारण न्यायाधिकरण के समक्ष भेजा जाता है। जैसे एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बन गया, तो अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है इसमें जो है केंद्र के जो कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के यानी संघ सरकार के जो कर्मचारी हैं, यानी भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनके सेवा संबंधी कोई बात हो। अब यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाले बात है, सेवा संबंधी बात, सेवा संबंधी कोई विवाद हो उन कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच या कर्मचारियों के बीच सेवा संबंधी विवाद होता है, या सरकार या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर सरकार के से संबंधित हो, या डिपार्टमेंटल विभागीय सब उसी विभाग से संबंधित हो जिसपे केंद्र सरकार का नियंत्रण है, तो ऐसे डिस्प्यूट जो है, ऐसे मामले जो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को जाते हैं। और जिसपे जो है स्टेट का कंट्रोल, राज्य सरकार का जिसपे नियंत्रण हो, जिस विभाग पे, जिस निगम पे, जिस सरकारी विभाग पे, और वह कर्मचारी जो है उसके कर्मचारी, उनमें सेवा संबंधी कोई विवाद होता है, यानी सेवा संबंधी मतलब सर्विस संबंधी में कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे सेवक संबंधी में, एज के संबंध में, या कि कोई ऐसा समस्या आई, कोई ऐसा डिस्प्यूट खड़ा हुआ कि अब कर्मचारी रिटायर होना है, उसने कहा कि हमारी उम्र जो है 2026 से पूरी होगी, अब रिकॉर्ड के अनुसार उसकी उम्र जो है 2024 बता रहा है, तो अब इसी कोई डिस्प्यूट आ गया, अथवा नौकरी के संबंध में, अथवा इंक्रीमेंट के संबंध में, वेतन वृद्धि के संबंध में, पेंशन के संबंध में,
सस्पेंशन के संबंध में उससे डिस्प्यूट कोई है रिलेटेड, तो वो जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण को जाएगा। अब प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी स्टेट का यदि कर्मचारी है तो स्टेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, यानी राज्य की न्यायाधिकरण जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण उसमें जाएगा मामला। और यदि केंद्र के कर्मचारी हो तो केंद्र सरकार द्वारा यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय ट्रिब्यूनल में जाएगा, किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में जाएगा, वो मामला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण तय करेगा। अब केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इसका गठन केंद्र सरकार करती है केंद्र के लिए, राज्य सरकार के निवेदन पर राज्य सरकार के लिए भी गठन करने पर विचार कर सकती है, और दो या दो से अधिक राज्य यदि निवेदन करें तो दो राज्यों के लिए एक ही कर सकती है, या एक राज्य के लिए एक ही करे, जैसा हो। ये जो है सरकार के ऊपर निर्भर है, शासन के ऊपर निर्भर है। अब किसको वो अधिकारी कौन से होंगे, कौन अधिकारी कौन योग्यता रखता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण का? देखिए, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, यानी एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन, और इसके सदस्य होंगे। और सदस्यों की संख्या क्या होगी, ये आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार जो निर्धारित करेगी कितनी आवश्यकता है, कितने सदस्यों की। अच्छा, इसमें जो है न्यायाधिकरण में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण में इसका चेयरमैन जो है हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, अर्थात उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इसका चेयरमैन होगा, अथवा सरकार में 2 साल तक सचिव पद पर रहा हो, वो हो सकता है चेयरमैन, अथवा किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में 2 साल तक वाइस चेयरमैन हो, वो हो सकता है। तो इसमें जो योग्यता रखते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद ही, यानी जैसे 62 साल पे जजों की रिटायरमेंट है, या सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट जो है 62 साल पे है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 65 साल। तो इस सेवानिवृत्ति के बाद जो है इनको जो है चेयरमैन बना दिया जाता है, केंद्र सरकार बना देती है। तो ये मामले का डिस्प्यूट करते हैं। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जो चूंकि प्रशासन से संबंधित होता है इनका डिस्प्यूट, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये इसमें जो है जैसे न्यायालयों में जजमेंट होता है, न्यायालयों में निर्णय होता है, उस अनुसार नहीं। अब इसमें केवल ये देखना है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित याचिका करता है, उसको न्याय मिल जाए। अब भले ही वो प्रक्रिया जो है त्रुटिपूर्ण रही हो, इलीगलिटी भले ही हो उसमें, लेकिन उसको न्याय मिल जाए। न्याय यदि मिल जाता है तो ठीक है। अच्छा, ये न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध जो है अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट होती है, सीधे उच्चतम न्यायालय में होती है अनुच्छेद 136 के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय, ये लगभग मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। जब देखती है मामला बहुत ही अन्यायपूर्ण है या बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, जिससे याचिकाकर्ता यानी पीड़ित पक्ष को नुकसान हो रहा है, उसको अपूर्णीय क्षति हो रही है, तो उसमें इंटरफेयर करती है। लेकिन यदि कोई इलीगलिटी हो, मामला इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध कि जो प्रोसीजर था वो अडॉप्ट नहीं किया गया, अथवा ये जो निर्णय किया गया है इसमें इलीगलिटी। लेकिन यदि निर्णय उस व्यक्ति को न्याय मिल गया है, जो न्याय चाहिए, भले इलीगलिटी हो, भले ही निर्णय त्रुटिपूर्ण हो,
भले इस प्रोसीजर को अडॉप्ट न किया गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, खारिज कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब हर अदालतों का मानना है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको सुना जाए, उसको न्याय दिया जाए। यदि न्याय हो गया तो वह निर्णय जो है, निचली अदालत का निर्णय जो है, इसलिए पास नहीं होगा कि वह त्रुटिपूर्ण था। तो न्याय यदि मिला है, उसको जो मिलना चाहिए था न्याय यदि मिल गया है तो त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा। प्रक्रिया बड़े त्रुटिपूर्ण उसको इसी के लिए यही है। तो इसके अंतर्गत जो है सीधे मामले जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध मामले जो है सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण में लगभग वही कर्मचारी जाते हैं सामान्यतः जो रिटायर हो गए, जो सेवानिवृत्त हो गए। जैसे डाक खाने का, डाक विभाग का कोई कर्मचारी मान लीजिए रिटायर हो गया, पेंशन उसको नहीं मिल रही, तब वो मुकदमा कहां दायर करेगा? क्यों अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही तो मुकदमा कहां दायर करेगा? तो मुकदमा जो है, देखिए हमने बताया कि एक स्टेट ट्रिब्यूनल है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। जो स्टेट ट्रिब्यूनल है, स्टेट के कर्मचारी होंगे। सेंट्रल ट्रिब्यूनल में, कैट में वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी होंगे। अब सेवा संबंधी यहाँ विवाद है, वो व्यक्ति कई वर्षों तक नौकरी करने के बाद डाकखाने में, डाक विभाग में नौकरी करने के बाद रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, विभाग वाले कुछ दिक्कत किए हैं, तो उस डिस्प्यूट को, उस विवाद को हल करने के लिए वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अर्जी अपनी लगा सकता है, मुकदमा दाखिल कर सकता है। यदि स्टेट का कर्मचारी हो, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी हो, सेवानिवृत्त हो गया हो, पेंशन नहीं मिल रही हो, तो इसका निस्तारण के लिए, इसके निस्तारण के लिए वह राज्य सरकार का जो न्यायाधिकरण है, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपनी अर्जी लगा सकता है, अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। तो केंद्रीय कर्मचारी का अलग, राज्य कर्मचारी का अलग। अच्छा, ये मामले जो है सेवा, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, केवल ही सेवा संबंधी मामले ही सुने जाएंगे। यदि कोई कर्मचारी है स्टेट का और इससे संबंधित मुकदमा दाखिल कर दिया सिविल कोर्ट, जमीन जायदाद से मुकदमा, जमीन जायदाद या अपने घर के बंटवारे से कोई मुकदमा दाखिल कर दिया, बंटवारे का कोई मुकदमा दाखिल कर दिया ट्रिब्यूनल में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण में, तो क्या इंटरटेन होगा? नहीं, वो इंटरटेन नहीं होगा। उनको क्षेत्राधिकार इसका नहीं है, वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण यह क्षेत्राधिकार नहीं है, केवल सेवा संबंधी विवाद का ही क्षेत्राधिकार उनको है। तो ये मामले जो सिविल मामले हैं, इस सिविल मामले जाते हैं किसी घर बार, खेती बाड़ी, इस तरह का डिस्प्यूट। तो इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण में वो लगभग वही जज वहां जाते हैं रिटायर होने के बाद। जब अपना रिटायर हो गए तो सरकार जिससे वहां नियुक्त कर दिए जाते हैं, वहां मुकदमा देखते हैं, ट्रिब्यूनल देखते हैं। अच्छा, जो कर्मचारी भी रिटायर हो गए वही उनके यहाँ जाएंगे भी, अर्थात रिटायर कर्मचारी, सेवानिवृत्त वाले कर्मचारी भी जाएंगे, सेवानिवृत्त वाले न्यायाधीश भी वहां रहेंगे, न्यायमूर्ति वहां रहेंगे। तो इस ढंग से जो है, तो लगभग एजेड लोग ही संख्या रहती है ज्यादा वहां, इधर भी उधर भी एक प्रकार से देखा जाए। क्योंकि कोई भी मतलब चेयरमैन नियुक्त होगा जब वो हाई कोर्ट के जज, मानी 62 साल उम्र पूरी कर लिया, उसके बाद 63, 64, 65 में किसी समय वो चेयरमैन बनेगा। और राज्य सरकार का जो कर्मचारी है या केंद्र सरकार का जो कर्मचारी है, वो उसकी उम्र भी लगभग 60 साल कहीं है, कहीं 62 साल है। तो ये 60 और 62 साल में वो भी बूढ़ा हो गया,
वो भी वही बुजुर्ग अपना जाएगा, सीनियर सिटीजन वो भी वही जाएगा। तो ये डिस्प्यूट है। तो प्रैक्टिकली असल में प्रैक्टिकली में सबसे बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं स्टेट ट्रिब्यूनल में। फिर आज का सेशन हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।